ये वीडियो हम लोग का ऑब्जेक्टिव सीरीज होगा। जो हम लोग पीछे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े थे उसी का ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ करेंगे और एक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसीलिए बिना रुके आपको क्वेश्चन सारे देखने हैं। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। मैं वही सब क्वेश्चन आपको अभी कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है तो क्या होता है? न्यूट्रॉन पे हमारा ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, हमारा आवेशहीन ये मात्रा की, इसमें आवेशहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो पूछा है इलेक्ट्रोलाइसिस में करंट का फ्लो कैसे होता है? तो हमारा होल्स के कारण होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा हमारे होल्स के कारण होता है। और हमारा जो कंडक्टर है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VBI इसको मान लीजिए, आप ठीक मान लीजिए VBI 3 नंबर VBI होता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा तो रेशम क्या होगा? तो ऋणावेश होगा। फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे और आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बता देता हूँ। उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप उसको याद कर लेते हैं, यहाँ पे मैं उसका फोटो लगा दूंगा। टेबल में आप समझ लीजिए कि जो भी मटेरियल ऊपर है, ऊपर के मटेरियल को किसी भी अन्य मटेरियल से अगर रगड़ते हैं तो ऊपर का मटेरियल जो है वो पॉजिटिव उसमें चार्ज आ जाएगा और नीचे वाला जो है मटेरियल उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये टेबल आपको ध्यान देना है। इसी टाइप का जहाँ कॉन्सेप्ट छिपा रहेगा जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन का मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा ताकि आप उसको भूलें ना। और उससे संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न मैं यहाँ पे बता दूंगा। क्वेश्चन पूछ दीजिएगा कि कांच का किसी रड को रेशम से रगड़ा जाए तो कांच क्या होगा? तो कांच आपको मानना है पॉजिटिव और रेशम को नेगेटिव आवेश। तो उसी टाइप का अगर आपको दूसरा क्वेश्चन कुछ पूछा जाए, जैसे कांच का जो छड़ है उसको मान लीजिए रोवा के साथ रगड़ा जाए तो कांच में किस टाइप का चार्ज आएगा? तो उस समय कांच में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और रोवा में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब कांच को रेशम के साथ रगड़ेंगे तो कांच हो जाएगा पॉजिटिव और रेशम नेगेटिव। वही अगर रोवा के साथ रगड़ेंगे तो रोवा में हो जाएगा पॉजिटिव, कांच में नेगेटिव। तो कांच पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो ऊपर के मटेरियल से रगड़ा जा रहा है कि नीचे के मटेरियल से रगड़ा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस टेबल को आपको याद कर लेना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना चौथा क्वेश्चन में। कूलम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है? हाँ, होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? हाँ, होता है। निर्वात की परावैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर करती है? हाँ, करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह का आपको आंसर मारते हुए आगे बढ़ना है। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर, ऋणावेश से शुरू होकर धनावेश पे, अनियंत्रित इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी विद्युतीय बल रेखाएं हैं वो धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश में जाके खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। यहाँ खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हरदम ये शून्य होती है। किसी खोखले चालक के अंदर का विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। आपको याद रखना है। विद्युत धारा एक डैश राशि है, क्या है? सदिश या अदिश? तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ याद रखना है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई पूछ दिया कि विद्युत धारा एक सदिश राशि क्यों है जबकि इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, सारा चीज़ है, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ सदिश होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना अनिवार्य नहीं है। ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है 9-10 में। लेकिन मेन जो है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ ये जो है वेक्टर सम का नियम को भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वेक्टर सम का नियम को फॉलो करना चाहिए। लेकिन करंट जो है ये वेक्टर सम का नियम को फॉलो नहीं करता है, ये बीजगणितीय जो योग को उसको फॉलो करता है। इसीलिए यहाँ पे है ये करंट जो है वो सदिश ना होकर एक अदिश राशि है। निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? तो फ्रेंड्स, आपको चालकता का मात्रक पूछा मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा का पूछा। तो हमको आपको पढ़ाए थे रेजिस्टेंस का उल्टा का जो मात्रक है वो क्या है? ये साइमन है। 9 नंबर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछेगा। किसी L लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिए जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन दिया है 2 गुना, 3 गुना, 6 गुना और 9 गुना। तो फ्रेंड्स, यहाँ आंसर जो हो जाएगा ये 9 गुना होगा। ये 9 गुना कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था R बराबर रो L बाई ए, मैं आपको पढ़ाया था शुरू में।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका रो तो वही है, रो नहीं चेंज होगा क्योंकि रो पदार्थ का जो गुण है वो है, तो यहाँ पर रो नहीं चेंज होगा, लेकिन एल जो है उसको 3L कर दिया गया है, आपको 3 टाइम्स कर दिया गया है। अब ए फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम को आयतन को परिवर्तन नहीं किया गया है, तो V1 बराबर V2 हो जाएगा, पता ही है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है। कोई भी चीज़ का एरिया को उसके लेंथ से गुना कर दोगे तो वहाँ पे आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये कोई पार्टिकुलर फार्मूला है। जाके बाकी आप जो ट्यूब के लिए या फिर गोले के लिए वो सारे के सारे पार्टिकुलर फार्मूला होता है, लेकिन ये यूनिवर्सल फार्मूला है। यहाँ पे आपको एरिया इंटू अगर लेंथ कर देते हो तो उसका जो है निकल जाता है हमारा वॉल्यूम। तो A1 रहने देते हैं, L1 को L1 रहने देते हैं, और A2 जो है A2 हम लोग को निकालना है, और यहाँ पे L2 जो है उसको 3 गुना कर दिया गया, 3L1। तो यहाँ पे L1 काट देंगे तो A2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A2 इंटू 3 है, तो यहाँ पे A2 बराबर हो जाएगा हमारा A1/3। तो हमारा अगर 3 गुना हमारा लेंथ बढ़ेगा तो एरिया हमारा 3 गुना घट जाएगा, ठीक है, एरिया हमारा 3 गुना घट जाएगा। तो ये जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा 9 रो L/A। L/A को हम लोग लिख सकते हैं 9 रो बाई L को लिख सकते हैं R। तो यहाँ पे हो जाए, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि R कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना टाइम, तो n² टाइम जो पहले का R है वो हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ 3 गुना, तो 3 का पावर 2 इंटू R1, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 9 R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 9 गुना, इसीलिए आंसर आ जाता है। इस टाइप कोई भी गुना दे तो आपको यहाँ पे सीधे ये फॉर्मूला याद रखना है, R बराबर n² इंटू R, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी रेजिस्टेंस जो है, मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस को हमारा पैरेलल में जोड़ा गया है, तो हमारा क्या होगा, विद्युत विभव क्या होगा और करंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर समांतर में जोड़ा जाता है तो हमारा वोल्टेज जो है वो समान होता है, लेकिन करंट जो है वो अलग अलग होता है, करंट हरदम अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग करंट बहेगा, तो इसीलिए करंट भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 11 नंबर है, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा होगी। तो संतुलन में जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहलाएगा, तो जब हमारा गैल्वेनोमीटर से शून्य धारा बहता है, तब हम इसको मतलब बैलेंस कंडीशन कहते हैं। तो ये हम बताए थे आपको, तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ इकाई 0, 711 माइक्रोफैराड और अनंत। तो फ्रेंड हमने बताया था कि आपको जब कैलकुलेशन करोगे तो 711 माइक्रोफैराड आएगा, लेकिन अगर पृथ्वी की वास्तविक धारिता पूछे तो वो अनंत होती है, आपको ये ध्यान रखना है, तो जो डी होगा। संधारित्र कार्य करता है केवल AC में, केवल DC में, AC एवं DC दोनों में, ना तो AC में ना तो DC में। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे याद रखना है कि संधारित्र AC और DC दोनों में काम करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर ए है उसके सतह के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर बी है संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीचों की दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी है दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, टी होता है हमेशा 1 से अधिक, आपको याद रखना है। ऑप्शन है यहाँ पे 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर, 0। तो यहाँ आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, 1 से अधिक। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है, एक BTU किसके बराबर होता है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 3.6 × 10⁵ जूल, 36 × 10⁵ जूल, इसलिए आपको ऑप्शन दिया होता है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 36 × 10⁵ जूल आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, दूसरा है विद्युत घंटी, तीसरा है मोटर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड यहाँ पे ये सभी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। 18 नंबर हमारा है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ 0, दूसरा है इकाई, तीसरा है अनंत, चौथा है धारा पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हरदम 0 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? यहाँ पे ऑप्शन है संवेग के संरक्षण पर, दूसरा है ऊर्जा के संरक्षण पर, तीसरा वोल्टता पे और चौथा है विद्युत धारा के संरक्षण पर। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के संरक्षण पे, क्योंकि जो पहला नियम था वो चार्ज के संरक्षण या फिर विद्युत धारा के संरक्षण पे हमारा आधारित होता है। 20 नंबर है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? तो ए नंबर है ऑप्शन है श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, बी नंबर है समांतर में निम्न प्रतिरोध, सी नंबर है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध और ऑप्शन नंबर डी है समांतर में उच्च प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। फ्रेंड्स आपको याद रखना है जब भी हम लोग गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, आपको याद रखना है। और सीरीज रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो काफ़ी हाई होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। वही अगर एमीटर बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, तो क्या करना है हम लोग क्या जोड़ते हैं शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। शंट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, उसका रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी निम्न होता है। तो ये आपको 2 बात ध्यान देना है, ये आपको बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। सही संबंध बताएं। पहला ऑप्शन है धारिता बराबर आवेश बाई विभव, दूसरा ऑप्शन है धारिता बराबर आवेश इंटू विभव, तीसरा ऑप्शन है विभव बराबर आवेश इंटू धारिता और चौथा ऑप्शन है आवेश बराबर धारिता बाई विभव। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा धारिता बराबर आवेश इंटू विभव। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताया था कि जो हमारा Q है Q बराबर C इंटू वी होता है, तो इसको हम लोग C बराबर Q बाई वी भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा फॉर्मूला जो है ये हमको आपको याद रखना मेन फॉर्मूला है, तो C बराबर Q बाई वी होता है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है धारिता एक राशि है, क्या है सदिश अदिश कहा नहीं जा सकता है, कभी कभी सदिश कभी कभी अदिश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको साफ याद रखना है कि धारिता जो है एक अदिश राशि है। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को पता है फ्रेंड्स आपको क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वही इलेक्ट्रॉन या चार्ज की गतिमान को विद्युत धारा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है वो बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है हमारा विद्युत धारा, दूसरा है प्रतिरोध, तीसरा है विद्युत वाहक बल, चौथा है आवेश। तो फ्रेंड्स आपको सबको पता है कि जो बल विद्युत धारा को चलाता है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, ईएमएफ, इसको भी शॉर्ट में ईएमएफ कहा जाता है। 25 नंबर किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? तो बदलता रहता है, समान रहता है, बढ़ता है, घटता है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि किसी भी अगर बंद परिपथ में पूछे वोल्टेज या विद्युत धारा का अनुपात तो हरदम आपको समान मारना है। 26 नंबर मीटर जो विद्युत धारा मापता है उसको क्या कहते हैं? तो जो विद्युत धारा मापता है उसको ए मीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक आप सबको पता है ओम होता है, ये आपको पता ही है। लंबी संरचना लाइनों में वोल्टेज डैश में मापी जाती है, तो वोल्ट में, माइक्रो वोल्ट में, किलो वोल्ट में, मिली वोल्ट में। तो लंबी संरचना वाला में किलो वोल्ट से कम का करंट नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पर किलो वोल्ट आंसर मार दीजिए। चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको फॉर्मूला वहाँ बताया था कि चालक की जब लंबाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध जो है वो हरदम बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, शून्य हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बताया था आर बराबर और रो एल बाई ए जो फॉर्मूला आता था उसी पे ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है। देखिए अगर लेंथ हम लोग बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या है समानुपाती है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, शून्य हो जाता है। तो फ्रेंड्स सेम चीज़ है, अगर हम लोग एरिया यहाँ पे बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस जो है हमारा घट जाएगा, क्योंकि ये व्यस्त कर्मानुपाती है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घटता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये हमारा ऑप्शन है चालक की बनावट पे, दूसरा ऑप्शन है चालक की लंबाई पे, तीसरा ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे और चौथा है चालक का प्रतिरोध पे। तो फ्रेंड चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो जो रो में अभी लिखा था, रो होता है चालक की बनावट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 34 नंबर देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ अच्छा से क्या न्यूमेरिकल कह रहा है।
तो 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च हुई शक्ति क्या होता है। तो फ्रेंड्स शक्ति मतलब पावर होता है, पावर बराबर क्या होता है आपका V इंटू आई होता है। तो V हमारा 100 वोल्ट दिया हुआ है और 6 एम्पियर हमारा करंट 6 दिया हुआ, तो यहाँ पे हमारा 600 वाट हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। नंबर 35 नंबर 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो डाटा दिया हुआ है, हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ 1.5 ओम, यहाँ पे भी दिया हुआ है 150 वोल्ट। तो हम लोग पावर बराबर हम लोग पढ़े थे फ्रेंड्स, क्या पढ़े थे V²/R। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। देखिए इसीलिए पावर का तीनों फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, वो तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला फार्मूला मैं आपको बता दिया, P बराबर क्या है तो V इंटू आई, ठीक है। दूसरा फार्मूला जो मैं अभी लिखा हूँ V²/R, और तीसरा पावर का फार्मूला होता है I²/R, ठीक है। ये तीनों का तीनों फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। तीनों न्यूमेरिकल जैसे डाटा रहता है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे अप्लाई करना होता है। तो यहाँ तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स 36 नंबर 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा क्या होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताया था कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा एनर्जी बराबर क्या होता है, वो पावर इंटू समय होता है, ठीक है। आपको याद रखना पावर इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पे आपका पावर दिया हुआ 1500 वाट इंटू टाइम दिया हुआ 4 घंटे, ठीक है। तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6000 किलोवाट आवर आ जाएगा, मतलब वाट आवर आ जाएगा, ठीक है। तो वाट आवर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप दिया हुआ 6000 वाट आवर को अगर हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो 6 किलोवाट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 37 नंबर में क्या कहता है, 1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी, अधिक होगी, आधी होगी, समान होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आधी तो होगी नहीं, कंफर्म हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिक जरूर होगी, ये इसमें हम लोग कंफर्म है। तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को मारेंगे, अधिक होगी, ठीक है। ये हम लोग इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंपों का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, अधिक होगा, समान होगा, सप्लाई की प्रकृति के अनुसार बदलेगा या कम होगा। आपको फॉर्मूला बताया था, P बराबर क्या बताया था V²/R। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बोला है तो रेजिस्टेंस बराबर लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। R को इधर ले आइए और P को उधर ले जाते, V² यहाँ पे P हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो जिसका P अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ये आपको पता चल गया। तो 500 ओम अगर रखते हैं तो 500 ओम डिवाइड होगा भी उस सेम भी में, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। 200 डिवाइड होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसलिए 200 वाट का जो रेजिस्टेंस है लैंप का, उसका रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू 500 वाट। 40 नंबर देख लेते हैं। 200 से 200 वाट के 5 लैंपों द्वारा 50 पैसे प्रति किलोवाट की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको पढ़ने में थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ। इसमें क्या बोला है, इस पर बोला है कि जो हमारा बल्ब का रेटिंग है वो 200 वोल्ट के लिए है, ठीक है, और वाट रेटिंग है 200 वाट है, ठीक है, कि 5 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। तो 50 पैसे प्रति किलोवाट की दर है हमारा, ये तो बाद में आएगा। हमारा सबसे पहले क्या निकालना है, हमें एनर्जी निकालना है, किलोवाट में एनर्जी निकालना है, तब जाके हम लोग यहाँ पे कॉस्ट निकाल सकते हैं, सारा को मल्टीप्लाई करके 50 पैसे से। तो एनर्जी बराबर हमारा क्या हम लोग पढ़े थे, पावर इंटू टाइम पढ़े थे। टाइम हमारे यहाँ पे दिया, हमारे यहाँ पे भी दिया हुआ है और डब्लू दिया हुआ है। तो डब्लू दिया मतलब हमारे यहाँ पावर साफ साफ दिया हुआ है, तो हम लोग पावर निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो पावर हम लोग साफ साफ यहाँ पे लिख देंगे 200 वाट इंटू समय लिख देंगे 4 घंटा इंटू कितने बल्ब लग रहे हैं तो 5 बल्ब, ठीक है, 4000 हो जाएगा, मतलब 4 वाट हो जाएगा, 4 किलो वाट हो जाएगा, ठीक है। 4000 वाट है ये हमारा वाट है। तो 4000 वाट को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 4 किलो वाट हो जाएगा। 4 किलो वाट का जो रेट है वो 50 पैसे पर किलो वाट के हिसाब से है। तो 4 किलो वाट के लिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 रुपये।
ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 × 0.5, तो यहाँ पे 2 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बहुत छोटा में सॉल्व हो जाता है। तो एक उपभोक्ता का दैनिक 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 बल्ब लगे हैं, 2 घंटे के लिए 125 वाट के एक टेलीविज़न और 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है। तो 40 पैसे की यूनिट की दर से प्रतिदिन के कुल लोड का व्यय क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो आपको एनर्जी निकाल लेना है। ठीक है, एनर्जी निकालने के लिए आपको मैं बताया था कि पावर इंटू समय करना है। ठीक है, और सारे पावर इंटू समय को यहाँ पे ऐड कर देना है कि आपको ये 100 वाट के 5 बल्ब हैं, तो मतलब 500 वाट इंटू 4 घंटे के लिए, तो हमारे यहाँ पे 2 यूनिट आ जाता है। एक ये 2 यूनिट का हो गया, मतलब 2000 इसको लिख दीजिए। ठीक है, 2000 वाट यहाँ पर हमारा हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या कहा है, तो 2 घंटे के लिए 125 वाट के एक टेलीविज़न। ठीक है, तो 2 घंटे के लिए 125, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 250 वाट आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या कहा है, तो तीसरा हम लोग का कहा है यहाँ पे कि 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री। तो तीसरा जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा हमारा सिर्फ 500 हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे ये 750 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको सबसे पहले तो हम लोग यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। तो ये हमारा हो जाएगा 2.75 यूनिट हो जाएगा, ये हमारा एक दिन का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रुपये में कन्वर्ट करना है, तो रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा 1.20 रुपये, मतलब 1 रुपया 20 पैसे डेली का खर्चा यहाँ पे आपका निकल जाएगा। 40 नंबर, 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सीधा सीधी प्लस कर देते हैं, तो इसीलिए 3 + 2 + 5, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली 10 आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देख लेते हैं। 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई के साथ समांतर में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा है, तो देखिए कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या होता है, हमको बताए थे कि अगर समांतर में जोड़ा गया है तो जितना आपका रेजिस्टेंस है उसको जितना समांतर में जोड़ा गया उससे डिवाइड कर देना। तो 3 हमारे यहाँ प्रतिरोध है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर नंबर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 43 नंबर देख लेते हैं। 43 नंबर में क्या कहा है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, समांतर का मैं 2 रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में आपको बताया था कि जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो होगा R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। तो यहाँ पे आप R1 की जगह पे आप 14 ओम को रख दीजिए, R2 की जगह पे 6 को रख दीजिए, और यहाँ पे 14 + 6, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा हमारा 14 × 6 = 84 डिवाइडेड बाई यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4.2। ठीक है, तो ये हमारा बी नंबर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रण प्रतिरोध होता है, तो क्या होगा, निम्न प्रतिरोध से अधिक, उच्च प्रतिरोध से अधिक, उच्च एवं निम्न प्रतिरोध के बीच की मात्रा के समान बराबर होता है, निम्न प्रतिरोध से कम होता है। तो फ्रेंड्स, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वो हरदम होता है जो निम्न प्रतिरोध होता है उससे अधिक होता है। ठीक है, ये कम वाला नहीं होगा क्योंकि सारे रेजिस्टेंस का जोड़ होता है, तो इसीलिए अगर उच्च प्रतिरोध से अधिक बोलता है तो वो आंसर होता है। यहाँ पे निम्न प्रतिरोध से अधिक का ऑप्शन है, तो इसलिए ये आंसर होगा, कम वाला तो कोई आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए 45 नंबर आप देख लेते हैं। 45 नंबर फिर से न्यूमेरिकल है, मैं एक भी न्यूमेरिकल आपको स्किप नहीं कर रहा हूँ, सारे न्यूमेरिकल में बताते हुए जा रहा हूँ। 60 वाट के 100 वोल्ट और 100 वाट के 100 वोल्ट के 2 लैंप आपको 200 वोल्ट की सप्लाई के श्रेणी से जोड़ा जाता है, तो दोनों लैंपों की धारा क्या होगी, विभिन्न होगी, समान होगी, 100 वाट के लैंपों की धारा उच्च होगी या 100 वाट के लैंप की धारा उच्च होगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर इसको आप कैलकुलेशन करने चलोगे तो आप फंस जाओगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन का वर्ड पकड़ना है। ठीक है, आपको ये डाटा देके आपको डराया हुआ है, 60 वाट मतलब 100 वोल्ट का रेटिंग है 60 वाट वाला, और यहाँ पे जो है
जो बल्ब है ये 100 वाट का रेटिंग है, 100 वोल्ट इसका भी रेटिंग है। दोनों बल्ब जो है सप्लाई में श्रेणी के साथ जोड़ा गया, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, श्रेणी के साथ जोड़ा गया है। तो जब श्रेणी के साथ जोड़ा जाता है तो कुछ भी रहे हमारा धारा क्या होता है, समान होता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ का समांतर रहता है तो आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है, इसीलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपको एग्जाम में समय नहीं गंवाना है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका समय बचेगा, नहीं तो समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। 40 नंबर देख लेते हैं। निम्न चित्र में समान मान के प्रतिरोध वाले 4 परिपथ जुड़े हुए हैं, इनमें से कौन सा प्रतिपथ उसमें कम धारा प्राप्त करेगा। तो देखिए हमारा सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है ये समान रेजिस्टेंस है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन देख लेना है, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस मान लीजिए कोई भी मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ मान लेते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं 2 ओम, ठीक है, 2 ओम। तो ये 2 ओम हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे 1 ओम हो जाएगा। इसका मतलब यह जब कैलकुलेशन करेंगे तब यहाँ पे 2 2 2, तो यहाँ पे हमारा 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस 2, तो यहाँ पे 4 ओम हो जाएगा। तो हमने क्या पूछा है कि धारा सबसे कम किस में प्राप्त होगा, तो धारा उसी में कम प्राप्त होगा जिसका रेजिस्टेंस उच्च होगा। तो सबसे उच्च रेजिस्टेंस किसका है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी का जो है वो डी का सबसे उच्च रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 10 ओम, 12 ओम, 24 ओम के 3 प्रतिरोध आपका 250 वोल्ट सप्लाई से समांतर में जुड़े हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध परिविभांतर का मान क्या होगा, समान होगा, विभिन्न होगा, 100 वोल्ट से कम होगा, 100 वोल्ट से अधिक होगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में ट्रिक समझना है, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे सही आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए समांतर में पूछा है और यहाँ पे आपको विभवांतर का मान पूछा है। तो समांतर में कुछ भी ओम रहे, कुछ भी कैपेसिटर है, कुछ भी रहे, तो आपका जो है वो वोल्टेज समान होता है, आपको ध्यान रखना है। और सीरीज में आपका करंट समान होता है। ये जो 2 चीज़ आपको हरदम क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग 48 नंबर देख लेते हैं। 48 नंबर विकल्प, चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध होगा। तो देखिए यहाँ पे 8 ओम दिया हुआ, तो इसका मिश्रित प्रतिरोध यहाँ पे 4 ओम हो जाएगा। डिवाइड कर देना सिंपली आपको, अगर 2 दिया हुआ तो आपको डिवाइड कर देना। अगर आप कैलकुलेशन से निकालते हो तो 8 × 8/16 निकालोगे, ठीक है। तो ऐसे काटोगे तो भी यहाँ पे आपका 4 ओम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 9 ओम का दिया हुआ, तो समान जब ओम का रेजिस्टेंस दे दिया है तो आपको सीधे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ समांतर में कितने रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे 9 ओम दिया हुआ है, 3 समांतर है, तो यहाँ पे आपका 3 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ओम जो हो जाएगा 3 ओम प्लस 4 ओम, तो 7 ओम यहाँ पे हमारा कुल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे 7 ओम दिया हुआ है, उसको हम लोग टिक मार देंगे। हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में हमारा 7 ओम दिया हुआ, तो सी नंबर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग 49 नंबर देख लेते हैं। चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा, तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सबसे पहले जो पैरेलल में दिया हुआ रेजिस्टेंस उसको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए समान रेजिस्टेंस दिया नहीं है जो आप सीधे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, R = R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। इस फॉर्मूला से आपको निकाल लेना है। तो 4 × 6 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2.4 ओम हो जाएगा, ठीक है। आपको यह ध्यान देना है। और बाकी देखिए यहाँ पे आप जब देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको समान रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिल जा रहा है। तो समान रेजिस्टेंस मिल जा रहा है, तो जितना नंबर है आपका समान रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख दीजिए। जितना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है समांतर, जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 4 मतलब यहाँ पे पाथ है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 1 ओम निकल गया, यहाँ से हमारा 2.4 ओम निकल गया, ठीक है। 2 चीज़ हमारा निकल गया। और यहाँ पे हमारा 1.6 ओम दिया हुआ है। तीनों को हम लोग यहाँ ऐड कर देना है, तो तीनों हमारा टोटल हो जाएगा 5 ओम। तो 5 ओम हमारा जो ऑप्शन होगा उसी को हम लोग यहाँ पे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए हमारा डी नंबर जो है यहाँ पे ऑप्शन है उसमें 5 नंबर का ये दिया हुआ है, तो 5 मार देते हैं। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, तो वोल्ट, एम्पियर, इलेक्ट्रॉन या कूलम क्या होती है फ्रेंड्स। तो विद्युत आवेश की जो मात्रक होती है वो हरदम कूलम होती है, आपको याद रखना है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर, चित्र में वोल्टमीटर 2 की रीडिंग क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना और पढ़ना है। देखिए 100 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी 100 ओम रेजिस्टेंस है और आपको 250 वोल्ट का यहाँ पे सप्लाई आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग पूछना है कि
दूसरा नंबर जो वोल्टमीटर उसका रीडिंग क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब समांतर रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है, वोल्ट सीधे डिवाइड हो जाता है। समांतर रेजिस्टेंस होने पे सीधे आप डिवाइड कर दीजिए, जितना वोल्ट आपका सोर्स रेजिस्टेंस है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 रेजिस्टेंस से 2 से डिवाइड कीजिए। अगर 3 को 100 रेजिस्टेंस रहता है तो यहाँ पे आप 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर से आपको डिवाइड करना है, जैसे कि तो यहाँ पे आ जाएगा 15125, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा विधि से देख लेते हैं। दूसरा विधि से आप कैसे निकाल सकते हैं वोल्टेज निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो दूसरी विधि से हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं। श्रेणी क्रम में वोल्टेज निकालने का विधि है। जैसे हम लोग यहाँ पर 2 का वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं अपना जो रेजिस्टेंस है उस वोल्टमीटर के साथ उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, 100 प्लस 100 जितना भी रेजिस्टेंस है सब ऐड करते हैं, इनटू जो हमारा सप्लाई वोल्टेज होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 250। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो दो आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग सीधे यहाँ पे 250 से काट दिए थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया था बी नंबर। और इसका फॉर्मूला अगर लिखना है तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, फॉर्मूला भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। तो देखिए अगर किसी चीज़ का आपको श्रेणी क्रम में निकालना हो, वोल्टेज निकालना हो, तो जैसे V2 निकालना हो तो V2 बराबर आपका हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज जो दिया उसको मल्टीप्लाई बाई जो रेजिस्टेंस है आपका उस पाथ में, जैसे कि यहाँ पे आपका 2 का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई जितना रेजिस्टेंस है, यहाँ 2 रेजिस्टेंस है, जितना भी रेजिस्टेंस है आपको सब कुछ सम कर देना नीचे में, R1 R2 जितना भी है आपको डॉट 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 आपको सम कर देना है। ये आपका सीरीज में वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे वोल्टेज निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चल जाते हैं। चित्र में नंबर 4 की रीडिंग क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये 1 करंट सोर्स है, एम्पियर एमीटर है, 2 एमीटर है, 4 जो है वो भी एमीटर है, लेकिन 3 जो है यहाँ पे ये वोल्टमीटर होगा, तभी आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, नहीं तो यहाँ पे आपका ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका करंट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो 4 में कोई भी करंट यहाँ पे नहीं आएगा। इसीलिए आपका ये जो 3 नंबर है ये आपका वोल्टेज सोर्स होगा, बी होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो अगर ये आपका ये रहे चित्र रहे तो यहाँ पे आपको 4 निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करंट प्रवाह हो रहा है ये आपको ध्यान देना है। तो करंट प्रवाह के लिए आपको समतुल्य रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो समतुल्य रेजिस्टेंस के लिए 24 इंटू 8 डिवाइड बाई दोनों को प्लस कर देना तो 32। अब इसको काट दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 आ जाएगा, ठीक है। 8 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को काटेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 6 ओम हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। समतुल्य रेजिस्टेंस हमारा 6 ओम आ गया है। हमारे पे वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 24 वोल्ट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मिला हुआ है। तो 24 वोल्ट हमारा मिला हुआ है, रेजिस्टेंस हमारा 6 ओम है, तो हम लोग आई निकाल सकते हैं। आई बराबर हमारा निकल जाएगा 24 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 एम्पियर हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमारा 4 एम्पियर हमारा 4 नंबर इंस्ट्रूमेंट से हमारा एमीटर से 4 एम्पियर शो करेगा, ये हम लोग को देखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी पे हमारा यहाँ मेंशन है, तो ऑप्शन नंबर बी को मार के हम लोग आगे यहाँ बढ़ जाएंगे, ठीक है। 53 नंबर पर क्या है, देख फ्रेंड्स, एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भागों के प्रतिरोध और धारा की गुणा का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विभवांतर बलों के बराबर होता है, इसको क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम कहता है, इसीलिए हमारा बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा अब 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर में है व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलन कहा जाता है जब प्रतिरोधों के अनुपात डैश होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ बता दूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज में जब पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि आमने सामने का जो रेजिस्टेंस होता है उसका मल्टीप्लाई हरदम सेम होता है। मतलब आमने सामने का रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए आमने सामने, और आप लिख दीजिए P इंटू एस बराबर Q इंटू आर। ये आपको याद रखना, शॉर्टकट में आप यही याद रख सकते हो। आमने सामने का रेजिस्टेंस जो है ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आपको देख लेते हैं आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। तो क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, तो उस टर्म में नहीं दिया हुआ तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा क्या था, P इंटू एस निकाले थे और Q इंटू आर निकाले थे। तो जो इस फॉर्मूला में दिया हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो ये हमारा PS इंटू आर क्यू में हमारा ये दिया हुआ, तो ये नंबर हमारा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए x का मान
होगा। तो x का मान क्या होगा, तो संतुलित ब्रिज के लिए x का मान हम लोग को निकालना है। तो मैं अभी आपको बताया था कि ये दोनों आमने सामने का जो रेजिस्टेंस है वो आपका सेम होना चाहिए। तो वही आपको यहाँ पर करना है। तो 80 × 4 कर दीजिए बराबर यहाँ पे आपका 40 × x का वैल्यू जो निकालना है वो x। तो देखिए 40 को काट देंगे 80 से दो बार में, तो यहाँ पे हमारे x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 8 निकल जाएगा। तो 8 ओम किस में, तो डी नंबर है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ये सारे सिंपल क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान से देना है और इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगर इसमें आप मिस्टेक करते तो आप मेरिट से आप पीछे हो जाएंगे, या फिर अगर आपका क्वालिफाइंग भी है तो भी अगर ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो आप हो सकता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी ना ला पाएँ। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर में है बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी जब वे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताया था कि जब कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो वो रेजिस्टेंस के पैरेलल के बराबर सूत्र लगता है, ठीक है। तो मैं आपको बताया था अभी कि अगर कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटर कितने नंबर ऑफ समांतर पाथ से जुड़े हैं उसको आपको डिवाइड कर देना है, तो वो आपका फॉर्मूला मतलब आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ कैपेसिटी सी दिया हुआ है, 4 कैपेसिटर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो ये जो आंसर है ये हमारा बी नंबर आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको निकालते हैं तो आपको समय काफ़ी लग जाएगा। इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपको ध्यान में देना है, और इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको रट के रखना है। आपको फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, निकालने जाओगे तो समय कम पड़ जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर में समांतर क्रम में जुड़े 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक की कैपेसिटी समान हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा अब सीरीज का जो ये फार्मूला है रेजिस्टेंस का वही हमारा लगेगा। तो क्या होता है, सारा रेजिस्टेंस का योग हो जाता है। तो अगर 4 रेजिस्टेंस है तो चारों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, मतलब चारों कैपेसिटर को जोड़ देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा C, तो 4 × C हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देख लेते हैं 58 नंबर। 18 माइक्रोफैरड, 16 माइक्रोफैरड, 42 माइक्रोफैरड और 74 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर के समांतर में जुड़े होने पर परिणामी कैपेसिटी क्या होगी। तो फ्रेंड मैं अभी बताया था, अगर ये समांतर में कोई रेजिस्टेंस को मतलब कोई कैपेसिटर जोड़ा हुआ समांतर में, तो हमारा ये सारा का सारा यहाँ को योग कर देना है। तो सारा के जब जोड़ करोगे तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, 36 माइक्रोफैरड और 14 माइक्रोफैरड कैपेसिटी के 2 कैपेसिटर के समांतर में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर भी समांतर में जोड़ा है तो दोनों को ऐड कर देना, तो यहाँ पे हमारा 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 60 नंबर में 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटरों को श्रेणी में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी क्या होगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 4 कैपेसिटर को हमारा श्रेणी में जोड़ा गया, ठीक है। कैसे करके श्रेणी में 4 कैपेसिटर को यहाँ पर हमारा जोड़ा गया है, ठीक है। 4 कैपेसिटर यहाँ पे श्रेणी में हमारा जुड़ा हुआ है। तो चारों का क्या है, 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटरों को श्रेणी में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी क्या होगी। देखिए फ्रेंड, तो 4 ओम का जो, अब फ्रेंड 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 ओम का 3 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े होने पे कुल कैपेसिटी क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो है 3 कैपेसिटर जोड़ा हुआ हमारा श्रेणी में, और तीनों का 4 माइक्रोफैरड यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मतलब कैपेसिटी है। तो हमारा यहाँ पे कुल कैपेसिटी कितना होगा। तो कुल कैपेसिटी निकालने के लिए मैं आपको बताया था कि जितना हमारा कैपेसिटी है और जितना नंबर ऑफ हमारा कैपेसिटी जुड़ा हुआ है सीरीज में उसको डिवाइड कर देना है। तो 4 डिवाइड बाई 3 कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगर इसको देखिए फॉर्मूला से निकालना है तो फॉर्मूला से निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा, देखिए इस टाइप का आपको फॉर्मूला, आपको तीन कैपेसिटर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फ्रेंड्स इससे भी निकल जाएगा, देखिए इसको भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ अभी। देखिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे तीनों को जब ऐड करेंगे तो ऊपर में 3 आ जाएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 3/4 है, तो C इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे तो 4/3, ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला जनरल फार्मूला है, मल्टीपल
आपको कैपेसिटी या रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पर और डॉट 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 आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये हमारा जनरल जो है फॉर्मूला है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। तो चलिए 61 नंबर देख लेते हैं। 28 माइक्रोफैराड कैपेसिटी के दो कैपेसिटरों को श्रेणी में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी क्या होगी। तो 28 माइक्रोफैराड के जो है दो कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं। तो श्रेणी में जुड़े हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि दो कैपेसिटर के लिए आपको सीधे सीधे डिवाइड कर देना है। तो 28 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो 14 माइक्रोफैराड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ध्यान आपको सीधे लिख देना है, नहीं तो आप सीधे C इक्विवेलेंट बराबर आप निकाल भी सकते हो। तो यहाँ पे C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 यहाँ पे आपको करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 28 इंटू 28 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे डिवाइड बाई 56 हो जाएगा, तो आपको 14 माइक्रोफैराड निकल जाएगा। चलिए 62 नंबर देख लेते हैं। 16 माइक्रोफैराड और 32 माइक्रोफैराड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटरों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, हम लोग निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि दो जो हमारा यहाँ पे कैपेसिटेंस है ये इक्वल है 16 माइक्रोफैराड। तो इसको हम लोग सीधा आधा कर देंगे और इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो एक हमारा कैपेसिटी जो है कैपेसिटी का कैपेसिटेंस हो गया 8 माइक्रोफैराड और एक का 32 हमारा अभी भी 32 ही है। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं अभी बताया था C इक्विवेलेंट बराबर क्या निकालना है, दोनों कैपेसिटर का मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय दोनों कैपेसिटर को प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 इंटू 32 डिवाइड बाय दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 8 5 40। ठीक है, तो 32/5 देखिए कहाँ पे है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा A नंबर। इसी टाइप का आपको निकालना है, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो या कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो, आप चाहे तो जिससे भी निकाल सकते हो, आपका आंसर निकल जाएगा। सर इजी क्वेश्चन है, आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर हमारा वीडियो 2 बार देख लेते हैं तो आप ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब हम लोग 63 नंबर देख लेते हैं। 63 नंबर क्या कहता है, तो 63 नंबर में 2 फैराडे और 3 फैराडे कैपेसिटी के 2 कंडक्टेंस श्रेणी में जुड़े हैं और 2 फैराडे का तीसरा कंडक्टर उसके समांतर में जुड़ा है, तो परिणामी कैपेसिटी क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम आपको बता देता हूँ। तो डायग्राम यहाँ पे किस तरह का बनेगा, तो यहाँ पे जैसे 2 कैपेसिटर है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये दोनों क्या है, इस दोनों श्रेणी में जुड़ा है। ठीक है, 2 वाला और 3 वाला, और इसके साथ ये 2 वाला जो है ये आपका पैरेलल में जुड़ा है 2 फैराड वाला। तो यहाँ पे जो पूछा है इक्विवेलेंट क्या होगा, ये और भी क्या निकलेगा। ठीक है, ये 3 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं बताया था कि श्रेणी में जो होता है, श्रेणी में आपको फार्मूला से निकालना पड़ेगा। C इक्विवेलेंट बराबर आपको बताया था अभी, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे दोनों का सम कर देना है। तो यहाँ पे आपका 6/5 आ गया, और ये आपका समांतर में, तो समांतर में निकालने के लिए क्या करता है, दोनों को जोड़ा जाता है। तो 2 फैराडे प्लस 6 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये दोनों को जोड़ना है। ये तो हमारा श्रेणी का निकल गया। अब समांतर में क्या होता है, पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए हमारा हो जाता है दोनों का सम हो जाता है। तो 6/5 फैराडे प्लस यहाँ पे 2 फैराडे है, तो ये दोनों को योग करना है। दोनों को योग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, इसका एलसीएम निकालेगा तो 5 प्लस यहाँ पे आएगा 10, तो 16/5। तो देखिए हमारा B नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा इस टाइप का सोल्यूशन आप यहाँ पे कर सकते हो। तो 64 नंबर देख लेते हैं। 64 नंबर में क्या है, एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तार के पास बुलबुले बन रहे हैं, इसका अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई किस प्रकार का है। तो AC है, DC है, प्रयोग में से कोई नहीं, AC या DC दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये DC करंट है। क्यों, क्योंकि AC में पानी गर्म हो जाता है, आप जो गर्म करते हो देखिएगा 2 ब्लेड लगा के पानी को गर्म कर सकते हैं, लेकिन DC में क्या है, बुलबुला बनते रहेगा, पानी गर्म नहीं होगा। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि, पहला ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, दूसरा वो वस्तु का तापमान बढ़ जाए, तीसरा ये तापमान पर निर्भर नहीं करता, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा A। जितना ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर संख्या बढ़ जाता है तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है तो उसको अच्छा कंडक्टर माना जाता है। 66 में है, एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो अब तार का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो फ्रेंड मैं आपको शुरू में बताया था यहाँ पे 9 गुना हो जाएगा। देखिए 67 नंबर, एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की तार की दुगना है, तो करंट की प्रवाहित करने की क्षमता क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। 68 नंबर, आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ, पहला
आने वाली करंट शून्य होती है, दूसरा जाने वाली करंट शून्य होती है, तीसरा है आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और चौथा आने वाले करंट और जाने वाले करंट शून्य होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा, आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये आपको ध्यान देना, किरचॉफ का पहला नियम भी यही कहता है। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है? तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार देखिए ऑप्शन दिया हुआ, ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है, दूसरा है वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग शून्य होता है, तीसरा है वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है, और चौथा है वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग माइनस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी नंबर आंसर इसमें भी हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। इसी को किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। 70 नंबर देख लेते हैं, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है? तो न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक, एमीटर, दूसरा है वोल्टमीटर स्रोत और चालक, तीसरा है आपका वोल्टेज स्रोत, स्विच और रेजिस्टेंस, चौथा है वोल्टेज स्रोत, स्विच और फ्यूज। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर, वोल्टेज स्रोत और चालक। यही आपका मिनिमम आवश्यकताएं होती है। 71 है, करंट की उपस्थिति का ज्ञान कैसे होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है चमकने से, दूसरा है उत्पन्न प्रभावों से, तीसरा है चालक के रंग से, चौथा है चटकने की ध्वनि से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, उत्पन्न प्रभावों से। 72 नंबर देख लेते हैं, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो कौन कौन से परमाणु में कण पाए जाते हैं? सबको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 73 है, प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वो निम्न पर निर्भर करता है। तो सामग्री और विशिष्ट प्रतिरोध, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई और तापमान, ये सभी। तो वो किस पे निर्भर करती है? तो ये सभी पे निर्भर करती है। मैं आपको फार्मूला बताया था, R बराबर रो एल बाई है, उसी फार्मूला पे बेस्ड है। 74 नंबर, आवेशित परमाणु कहलाता है। तो आवेशित परमाणु क्या कहलाता है? तो आयन कहलाता है, आपको ध्यान देना है। 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर सी नंबर आपका आ जाएगा। ये आपको निकालना है, वो P बराबर V² बाई R फॉर्मूला से यहाँ पे निकल जाएगा। R निकालोगे तो 400 यहाँ आपका निकल जाएगा। 76 है, प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध निकालने के लिए, मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज सर्वोत्तम विधि है। ठीक है। 77 नंबर है, यदि 4 संधारित्र को जिसमें से प्रत्येक 16 माइक्रोफैराड का है श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनकी परिणामी क्षमता क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड, अगर समांतर में जोड़ते हैं तो हम लोग 4 से सिंपली डिवाइड कर दीजिए 16 को, तो इनमें से कोई नहीं आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका। परिपथ में विद्युत शक्ति को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो परिपथ में विद्युत शक्ति को आपका पहला ऑप्शन है वोल्टेज का धारा से गुना करके, दूसरा है वोल्टेज के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, तीसरा है धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुना करके, और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा इसमें से सभी। क्यों सभी हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे आपको सारा जो वर्ड में लिखा हुआ उसको मैं फॉर्मूला में लिख देता हूँ। वोल्टेज और धारा का गुना करके बराबर पावर बराबर भी आई यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा है वोल्टेज के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, मतलब पावर बराबर यहाँ लिखा हुआ है V² बाई R लिखा हुआ है, ये भी सही है। धारा के वर्ग के प्रतिरोध से गुना करके, तो P बराबर यहाँ लिखा हुआ है I² R। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे आपका सही हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। 79 नंबर देख लेते हैं, एक बिजली के लैंप को 100 वाट और 200 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो फ्रेंड जब इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो 400 ओम हमारे यहाँ प्रतिरोध निकल जाएगा। तो 400 ओम हमारा ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 80 नंबर है, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा डैश होती है? तो इलेक्ट्रॉनों का यादृच्छिक संचलन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में संचलन, प्रयुक्त विभव अंतर, और डी है प्रयुक्त चालकों का अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में संचलन, यही होता है। ओम नियम लागू नहीं होता है डीसी सर्किट में, उच्च विद्युत प्रवाह में, छोटे प्रतिरोध में, सेमीकंडक्टर में लागू नहीं होता है। अगर 2 प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी। तो तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा हरदम निम्न जो प्रतिरोध है उससे कम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ये वाला यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, ये वाला आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। संधारित्र जिसमें ऊर्जा रखते हैं, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखते हैं? तो अब हम लोग 83 नंबर देख लेते हैं। 83 नंबर में क्या है? संधारित्र किसमें ऊर्जा रखते हैं?
तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में तीसरा है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा कैपेसिटर जो काम करता है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में काम करता है, ये आपको याद रखना है। 84 नंबर इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो क्या करता है 1 यूनिट ऋणावेश, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 1 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऐसे 3 संयोग का श्रेणी में बनाया जाता है, तब परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 ओम आ जाएगा। देखिए को समांतर में जोड़ा गया है, ठीक है, 3 प्रतिरोध सब समांतर में जोड़ा गया, ऐसे ही संयोग कॉम्बिनेशन को श्रेणी में जोड़ा जाता है। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का कोई डायग्राम बनेगा, यहाँ पे सारा 1 ओम का रहेगा। तो अब जब हम लोग कोई भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 1/3 ओम आ जाएगा। तो फिर जब सीरीज में करंट करेंगे तो ये मिला जुला के 1 ओम ही आ जाएगा। चलिए अब 86 नंबर देख लेते हैं। 86 नंबर में क्या है, आपके घर में 3 बल्ब लगे हुए हैं 60 वाट के, 4 बल्ब लगे हुए हैं 25 वाट के और 3 बल्ब लगे हुए हैं 40 वाट के। ये बल्ब रोजाना 5 घंटे जलते हैं और बिजली ऊर्जा की व्यय दर 40 पैसे प्रति यूनिट है। तो 30 दिन के एक माह में आपका कितना व्यय होगा। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताया था, पहले आपको एनर्जी निकाल लेना है, एनर्जी खपत कितना है। तो एनर्जी खपत बराबर पावर इंटू टाइम होता है, तो पावर इंटू टाइम आपको कर देना है। यहाँ पे आपको पावर दिया हुआ है और 3 बल्ब का संख्या है। तो अब सब रोज़ाना 5 घंटे चलता है, तो इसीलिए आपको क्या है, सबसे पहले तो पावर को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 180 वाट इंटू 5 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 25 तो 100 वाट इंटू 5 प्लस यहाँ पे 3 वाट 40 वाट का तो 120 इंटू 5, ठीक है। ये सारे को ऐड कर लीजिए पहले। तो ये सारे को ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 100 वाट आ जाएगा। अब 1600 वाट को 30 दिन के लिए करना है, तो 16 या 48 यहाँ पे आपका आ जाएगा 48,000 वाट आ जाएगा। तो मतलब 48 यहाँ पे आपका यूनिट आ जाएगा। तो 48 यूनिट को अब क्या करना है, 40 पैसा से आपको मल्टीप्लाई कर देना। 40 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर सी नंबर आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। 3 ओम, 10 ओम, 15 ओम वाले प्रतिरोध को 30 वोल्ट वाले परिपथ में समांतर रूप से जोड़ा गया है। 3 ओम वाले प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या कुछ नहीं करना है, आपका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जब आपको समांतर में जोड़ा हुआ तो वोल्टेज समान होता है। तो जो एक रेजिस्टेंस जिसका निकालने के बोल रहा है उसको सीधे वोल्टेज से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर 10 एम्पियर आंसर आ जाएगा। 88 नंबर, एक कैपेसिटर 5 वोल्ट पर 0.12 कूलम चार्ज स्टोर करता है, इसकी धारिता क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसका धारिता निकालने के लिए आपको सिंपली एक कैपेसिटर 5 वोल्ट पर 0.12 कूलम चार्ज स्टोर करती है, तो इसकी धारिता क्या होगी। ये 0.024 यहाँ पे फ्रेडी आ जाएगा, आप इसको निकाल सकते हो। 2 सांद्रता ये हमको बताया था अभी, यह पिछला क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो 90 नंबर में संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्लेटों के बीच का बल क्या होगा। तो फ्रेंड जब क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्लेट के बीच का जो बल है वो भी अधिक हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, C बराबर हम बताए थे A/0/d होता है, ठीक है। तो एरिया अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है फ्रेंड, आपको पता ही है। एम्पियर सेकंड आपका मात्रक है आवेश का। आवेश बराबर आपको बताए थे अभी, आवेश बराबर Q बराबर होता है I × T। तो I का होता है एम्पियर, T का होता है सेकंड, ठीक है। अब 92 देख लेते हैं। किसी बल्ब का 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ, तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। मैं अभी बताया था 400 ओम होता है। एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया हुआ है बुक में। अब 93 नंबर देख लेते हैं। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तीसरा है सभी ताप पर स्थिर रहेगा। चौथा है निश्चित तापमान पर स्थिर रहेगा और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड ये ऑप्शन में से इसमें ये C नंबर आंसर हो जाएगा कि तापमान पे मतलब वेरी नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब रो किस पे डिपेंड करता है, तो वो ज़्यादातर मतलब टेम्परेचर पे वेरी नहीं करना चाहिए, उसको अच्छा विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब 94 नंबर देख लेते हैं।
यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जाता है तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है चालक अनुनादन में होंगे, दूसरा है दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, तीसरा है चालक एक दूसरे को प्रतिष्ठित करेगा, चौथा ऑप्शन है चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा, डी नंबर। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जोड़ा होता है, तो आपको सबको पता है समांतर में जोड़ा होता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर, 96 नंबर क्या है, न्यूमेरिकल है, ए और बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए फ्रेंड तुल्यमान प्रतिरोध के लिए आपको कैसे निकालना है। तो फ्रेंड आप जब तुल्यमान प्रतिरोध निकालोगे तो यहाँ पे सारा रेजिस्टेंस आर का दिया हुआ है, तो आपको कॉमन सेंस लगाना है। जब आप कोई भी चीज़ का तुल्यमान प्रतिरोध निकालोगे तो यहाँ पे वोल्टेज का टर्मिनल जो है, ये दोनों टर्म में यहाँ पे वोल्टेज का टर्मिनल सेम हो जाएगा। तो इस आर को हम लोग इसको ओमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2R और यहाँ से हो जाएगा ये 2R। तो 2R जब इसको हम लोग बनाएंगे तो समतुल्य तो हो जाएगा R, और इसको भी जब इसके साथ जब पैरेलल करेंगे, इसके साथ जब पैरेलल करेंगे इस R को, तो हो जाएगा R/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब 97 देख लेते हैं। 97 में एक स्थिर धारा का स्रोत 10 किलो ओम के कोड पर 0.40 एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। यदि कोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तो लोड पर धारा कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा मतलब हमारा जो ये है वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा समान रहने वाला है। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा समान रहेगा दोनों केस में। ठीक है, इसीलिए 10 किलो ओम तो क्या कर देते हैं इंटू 0.40 एम, ठीक है, इंटू 100 ओम। तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस अब देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्थिर धारा का स्रोत 10 किलो ओम के कोड पर 0.40 की धारा सप्लाई करता है। यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तो लोड पर धारा कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे वोल्टेज क्या है, वोल्टेज हमारा सेम रहने वाला है। जो हमारा यहाँ का वोल्टेज है वो हमारा V1 का वोल्टेज बराबर V2 का वोल्टेज हो जाएगा। तो 10 किलो ओम मतलब 10,000 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देते 10 को इंटू 0.40 इक्वल टू हम लोग को 100 ओम यहाँ पे नया रेजिस्टेंस निकला हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, तो धारा निकालना मतलब करंट निकालना है। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 0 काटेंगे, 2 0 काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई इंटू 0.40। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा क्या 40 एम्पियर आ जाएगा। तो ए नंबर हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा। अब देख लेते हैं 98 देख लेते हैं। 98 में क्या है, तो 98 में यदि 5-5 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर में जोड़ा जाएगा तो इसको डिवाइड कर दीजिए। सिंपल सी बात में आपको बोला था कि समान प्रतिरोध आएगा तो 2 से डिवाइड कर देना है। अब 99 नंबर देख लेते हैं। 99 में क्या है, दिए गए चित्र में 2 ओम प्रतिरोध से धारा कोई प्रभावित नहीं होती है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मतलब ये बैलेंस कंडीशन में है, जो ब्रिज है बैलेंस कंडीशन में यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका समतुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे 10 और 10 20 हो जाएगा, ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे भी 20 हो जाएगा, दोनों का आधा करेंगे तो 10 ओम यहाँ पे समतुल्य रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस तरह से कैलकुलेशन सीख जाना है ताकि आप फटाफट आप इस सब एग्जाम में मार सको। 100 डी नंबर हो जाएगा। अब 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर में क्या दिया, नीचे दिए गए चित्र में संधारित्रों की समतुल्य धारिता क्या होगी। तो यहाँ पे आपको 4 माइक्रोफैराड का 3 दिया हुआ है, आपको कैपेसिटर दिया हुआ। तो फ्रेंड मैं आपको बताया था कि जितना कैपेसिटी रहेगा उसको नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर देना है तो हमारा समतुल्य धारिता निकल जाता है। तो 4/3, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर 4/3। तो फ्रेंड्स ये हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हो गया, और भी हमारा अभी 100 क्वेश्चन बाकी है, इसको मैं पार्ट 2 में ले आऊँगा। ऐसे ही वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। टाइप का मैं आपको सारा जो है कोर्स कंप्लीट कराने वाला हूँ, MCQ से भी और थ्योरी से भी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो।